हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें रिवीजन क्लास होगी। और रिवीजन क्लास में मैं आपको सभी टॉपिक से, जो भी इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल या फिर कोई भी, जैसे मान लो एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे टॉपिक से रिलेटेड वो मैं कराऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन मेथड। और यूक्लिड डिवीजन मेथड बेसिकली एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ मतलब फाइंड करने के लिए हम पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड। हालांकि आपने एचसीएफ छोटी क्लासों में और भी मेथड से पढ़े हैं, फैक्टराइजन मेथड से, और भी बहुत से मेथड होते हैं जहां से अपन एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में यूक्लिड डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन मेथड। क्या होता है ये मेथड? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ये आपने, अगर आप ध्यान से इसको समझो तो ये आपने पहले से पढ़ रखा है छोटी क्लासों में। और वो क्या है, जब आप कोई भी डिवाइड करते थे तो उसे हम चेक भी कर सकते हैं, भाई हमारा ये गलत तो नहीं है। वही चेक करने का प्रोसेस ही ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे डिवाइडेंड 9 ले लिया, ठीक है, और इसमें हम 2 का डिवाइड दे रहे हैं। तो 9 में हम 2 का डिवाइड देंगे तो 4 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो ये तो क्या है? रिमाइंडर। ये क्या है? क्वोशिएंट। ये क्या है? डिवाइडेंड। और ये क्या है? डिवाइजर। मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया है कि आपको ये मुझे समझाना है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने ये डिवाइड दिया। अब आपको कोई भी डिवाइड, जब आप पढ़ते थे पहले आपको सिखाया होगा कि अगर हम इस डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें, और उसको ऐड करने के बाद अगर हमारे पास डिवाइडेंड आ जाता है तो हमारा डिवाइड सही है। वही जो हम चेक कर रहे थे, जो हम चेक करते हैं डिवाइड को, उसी को यहाँ पे एक मान लो कि इसे ए बी क्यू और आर के फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे चेक करके बताता हूँ। हम चेक करते थे क्या फॉर्मूला लगाते थे, जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए, हालांकि सेकंड चैप्टर में आएगा। हम इसे क्या बोलेंगे? डिवाइडेंड को, क्वोशिएंट को क्या बोलते हैं? क्यू एक्स। क्योंकि हम जब वहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये इसको हम शो करना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? आर एक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? डिवाइडेंड को एफ एक्स। और डिवाइजर को हम क्या बोलते हैं? जी एक्स, ठीक है। तो क्वोशिएंट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइजर से। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिवाइजर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्वोशिएंट से। मतलब जी एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्यू एक्स से। और प्लस क्या करते हैं हमेशा? रिमाइंडर। मतलब इसमें क्या प्लस करेंगे? आर एक्स। और वो किसके बराबर आना चाहिए? डिवाइडेंड के, मतलब एफ एक्स के। अब आप ध्यान से देखो तो एफ एक्स कितना है इसके अंदर? 9। जी एक्स कितना है? डिवाइजर कितना है? 2। और क्वोशिएंट कितना है? 4 प्लस आर एक्स कितना है? 1। अब देखो 2 4 जा 8 प्लस 1, और ये कितना आ गया? 9। और इधर भी कितना है? 9। तो अगर ये वाला प्रोसेस से हम चेक करते हैं और LHS और RHS इक्वल आती है, तो जो हमने डिवाइड दिया है वो हमारा सही है। ये आपको सिखाया जाता है छोटी क्लासों में। वही फॉर्मूला है, सेम एज इट इज। देखो यहाँ पर जो fx लिखा हुआ है ना, इसको मैं a नाम दे देता हूँ, और जो gx लिखा हुआ है इसको मैं b नाम दे देता हूँ, और जो qx लिखा हुआ है इसको मैं q नाम दे देता हूँ। देखो qx का तो q है यहाँ पर, और rx को क्या नाम दे देता हूँ? r। तो देखो क्या हो गया, ये
एफ एक्स को क्या लिखा ए, जी एक्स को क्या लिखा बी और क्यू एक्स को क्या लिखा क्यू, और लास्ट में क्या है आर एक्स को आर, तो ए इक्वल टू क्या बना बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो अब मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं ए क्या है डिवाइडेंड, बी क्या है डिवाइजर, आर क्या है क्वोशिएंट, क्यू क्या है क्वोशिएंट, और आर क्या है यहां पर रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा यूक्लिड डिवीजन मेथड ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या है, यही है कंप्लीट। ठीक है, जिसमें ए आपको समझ में आ गया बी क्यू और ये आर। अब इसके माध्यम से इसी की सहायता से हम इससे HCF कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको अगर HCF के बारे में नहीं पता हो तो मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, ध्यान से देखें। देखो यहां पर है HCF, ठीक है। अब HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया 30 और 44, ठीक है, ये दो नंबर है। कितने भी नंबर में हम निकाल सकते हैं। अब HCF का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन है, मतलब ऐसा नंबर जिसका डिवाइड दोनों में जाए और वो भी हाईएस्ट से हाईएस्ट वाला। जैसे मान लो मैं 2 लेऊंगा तो 2 का डिवाइड दोनों में जाता है, ठीक है। फिर मान लो कि मैं 3 लेता हूं तो 3 का डिवाइड इसमें जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता। तो ऐसा नंबर बड़ा सा बड़ा जिसका डिवाइड इन दोनों में जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम छोटी क्लासों में इस तरीके से करते थे। जैसे मान लो 30 के फैक्टर किए, यहाँ आएगा 15, फिर 3 का देंगे डिवाइड तो 5 टाइम, 5 का देंगे तो फिर 1 टाइम, और फिर हम 30 इक्वल टू लिखेंगे 2 × 3 × 5, ठीक है। फिर इस तरफ लिखते हैं 44, और यहाँ 2 का डिवाइड देंगे 22, फिर 2 का देंगे 11, फिर 11 का देंगे तो 1। तो 44 इक्वल टू 2 × 2 × 11। अब हम देखते थे इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ 3 है तो वहाँ 3 नहीं है, या फिर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 5 है तो वहाँ भी 5 नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या है ओनली 2। तो जो HCF है हमारा वो कितना हो जाता था 2। ये तरीका तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे यूक्लिड डिवीजन मेथड से HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड से HCF कैसे फाइंड करेंगे। HCF फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो कि अपने एक एग्जांपल लिया, फाइंड HCF of 135 and 225 by Euclid डिवीजन मेथड, ठीक है। अब आपको यहां पे जब भी 2 नंबर देगा और फिर यूक्लिड डिवीजन मेथड से आपको HCF पूछेगा तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, उन दोनों नंबर्स को देखना है जो आपको दिए हैं। एक तो दिया है 135 और एक दिया है 225। तो सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, और जो बड़ा नंबर होगा वो आपको हमेशा A का वैल्यू लेना है और जो छोटा नंबर होगा वो हमेशा B का वैल्यू लेना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ A इक्वल टू 225 और B इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 135, ठीक है। तो सबसे पहले A और B का सिलेक्शन करना आ गया। तो बड़े नंबर को लेना है A और छोटे नंबर को क्या लेना है B। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाई यूक्लिड डिवीजन मेथड। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन मेथड, A इक्वल टू बी क्यू प्लस R, ठीक है। अब इसके अंदर आपको A का वैल्यू रखना है और B का वैल्यू रखना है। अब Q और R क्या होगा वो आपको अब समझ में आएगा, ठीक है।
देखो कैसे, जैसे मान लो कि मैंने ए की जगह रखा 225, बी की जगह रखा 135 मल्टीप्लाई, अब क्यू की जगह क्या आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था ए क्या होता है यहाँ पर डिवाइडेंट और बी क्या होता है डिवाइजर, और क्यू क्या होता है क्वोशिएंट। मतलब हमें इस ए के अंदर बी का डिवाइड देना है, और वो कितने टाइम जाएगा, क्यू टाइम जाएगा और आर रिमाइंडर बचेगा। मतलब क्यू और आर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 135 का डिवाइड देना है 225 में, ठीक है। 135 का हम 225 में देंगे, तो अगर 2 टाइम देंगे तो 270 हो जाएगा, 270 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब कितने टाइम जाएगा 1 टाइम। और 225 में से 135 घटाएंगे, क्योंकि एक बार गया तो हम घटाएंगे तो रिमाइंडर लिखेंगे यहाँ पर, 135 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 और 90, मतलब कितना आ गया 90। तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना बचा 90। अब आपको मेन प्रोसेस अब समझना है, क्योंकि आपने ए और बी डिसाइड कर लिया, और इस ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो हमारे पास थ्योरम है, मतलब एक तरह से मेथड है, इसमें भी हमने ये लगा दिया, ए और बी का वैल्यू लिख दिया। अब आपको मेन एचसीएफ निकालने के लिए आगे क्या प्रोसेस ध्यान रखना है, आगे प्रोसेस ध्यान ये रखना है, जो बी का वैल्यू है, जो यहाँ पर बी का वैल्यू है उसे तो अब ए मान के चलना है नेक्स्ट स्टेप में, मतलब 135 को क्या मानेंगे ए, और जो यहाँ पे रिमाइंडर आया है इसे हमें क्या मान के चलना है बी का वैल्यू, और कितना 90, ठीक है। अगेन वही अपने को मेथड लगाना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। लेकिन अब जो ए है वो जो बी का वैल्यू है ना यहाँ पर वो ए होगा, और जो आर है वो क्या होगा बी, फिर इसमें वापस लगाएंगे और वापस क्या ए इक्वल टू क्या है बी क्यू प्लस आर, ए की जगह कितना 135, बी की जगह कितना 90, वही प्रोसेस, ये क्या है डिवाइडेंड, ये क्या है डिवाइजर, इसका डिवाइड देना है 135 में 90 का डिवाइड, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, और फिर रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर 90 का डिवाइड देंगे तो 45। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर फिर से वही प्रोसेस आ गया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब अगेन एक इसको लेट करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा 90 को, और अब जो बी का वैल्यू वो कितना होगा 45, ठीक है। फिर से ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, ए की जगह कितना 90 और बी की जगह कितना 45। अब देखो डिवाइड 90 में 45 का डिवाइड देते हैं, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, ठीक है, कंप्लीट चला गया। और अब की बार रिमाइंडर कितना आया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए उस टाइम पे जो हमारे पास कंडीशन आएगी, मैं क्या बोला सबसे इंपॉर्टेंट, जब रिमाइंडर क्या आ जाए 0, उसके बाद में नहीं करना, उस टाइम पे जो यहाँ पे हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की जो फॉर्म लिखेंगे ना, उस फॉर्म में उस टाइम पे जो बी का वैल्यू होगा, उस टाइम पे जो बी का वैल्यू होगा, इस मतलब इससे कंपेयर करके देखना आपको, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जब रिमाइंडर 0 आ जाए उस टाइम पे जो बी का वैल्यू होगा वही क्या होगा HCF। इसी प्रोसेस से हम यूक्लिड डिवीजन मेथड से HCF निकालने का यही तरीका है, आप बार बार करते जाओ, और जिस टाइम पे रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्थिति में जो बी का वैल्यू है वो क्या होगा HCF, ठीक है। तो HCF कितना हो गया 45। तो मैं आशा करता हूं कि आपको कंप्लीट यूक्लिड डिवीजन मेथड से HCF निकालना आ गया होगा, और अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैं एक बार इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकाल के बताता हूं, और देखना अभी 45 आएगा, जैसे आपने पहले सीख रखा है। 135 के फैक्टर करते हैं, देखो इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का देते हैं, 13 में 2 टाइम, फिर 7 टाइम, सॉरी इसमें 3 का डिवाइड जाएगा, ठीक है, 3 का डिवाइड देंगे तो 3 4 से 12 है, फिर यहाँ पे 5 1 5 15 में कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, फिर 3 का देंगे तो फिर कितने टाइम जाएगा 1 और 5 15, फिर 3 का देंगे 5 टाइम, फिर 5 का देंगे 1 टाइम, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर है 135 के वो क्या आ गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और इसके बाद में जो हमारे पास है वो है
2 2 5, इसमें देंगे 3 का तो इसमें भी जाएगा 3 का डिवाइड, पहले 7 टाइम, 3 7 जा 21, फिर 5 टाइम, फिर 3 का डिवाइड देंगे 2 25 टाइम, ठीक है। और फिर अभी 3 का नहीं जाएगा, इसमें 5 का जाएगा और वो 5 टाइम, फिर 5 का जाएगा 1 टाइम। तो मैं इसके फैक्टर को कैसे लिख सकता हूँ, 2 2 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब हम इन दोनों में देखते हैं तो 3 है, यहाँ भी है, फिर 3 है, यहाँ भी है, अब यहाँ 3 है तो वहाँ नहीं है, अच्छा 5 है, 5 है, ठीक है। तो जो जो यहाँ पे बॉक्स में बंद है वो इसके अंदर कॉमन है, और HCF का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ HCF इक्वल टू, यहाँ से 3 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं, और फिर 5 भी कॉमन है तो 5 लेते हैं, 3 3 जा 5, सॉरी 3 3 जा 9, और 9 5 जा 45। आप ध्यान से देखें तो इस तरीके से भी HCF 45 आया है, और यूक्लिड डिवीजन मेथड से भी कितना आया है, 45। तो आपको कंप्लीट यूक्लिड डिवीजन मेथड समझ में आ गया होगा, और यूक्लिड डिवीजन मेथड से HCF निकालना भी आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी मेथड से आपको कुछ शो करने वाले क्वेश्चन भी है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन भी है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करा देता हूं, ताकि अगर वहां से भी अगर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से तो वो भी आपका गलत नहीं हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक और यूक्लिड डिवीजन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हमें शो करना है, और यूक्लिड डिवीजन मेथड से HCF निकालना तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब प्रूव करने वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है, तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे डाला है आपके लिए, जो मुझे लगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टाइप का बन सकता है। तो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, अच्छा मेथड की जगह यहाँ पे लेमा यूज किया है, वो एक ही बात है। टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m and 3m plus 1 for some integer m। मतलब यहां से आपको देखना चाहिए, देखो क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब आपको सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए। एक तो देखो नेगेटिव इंटीजर होते हैं जो -1 -2 और सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं, नंबर लाइन में आपने देखा होगा। और पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक। और एक जीरो इंटीजर भी होता है जिसमें ओनली 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है ओनली पॉजिटिव इंटीजर की। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक, जिसे हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। तो उनका अगर हम स्क्वायर करें, मतलब 1 से लेके और इन्फिनिटी तक किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, तो वो हमेशा आइदर मतलब किस फॉर्म के होते हैं, 3m एंड 3m प्लस 1। हालांकि और भी फॉर्म के हो सकते हैं, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि आप यूक्लिड डिवीजन मेथड की सहायता से 3m प्लस 3m एंड 3m प्लस 1 की फॉर्म के होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। और m क्या है यहाँ पर, सम इंटीजर, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो हम कैसे प्रूव करेंगे वो आपको ध्यान से देखना है। तो करते हैं सोल्व। देखो सबसे पहले आपको मैं पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बताता हूं, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर आपको मैंने बता ही दिया कि कौन से होंगे, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है जो किस फॉर्म का होगा, 3m और 3m प्लस 1। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको यहां से जो ये लिखा हुआ है ना, जो हमें प्रूव करना है उसे पकड़ना है। जैसे यहाँ पे 3m लिखा हुआ है और एज के लिखा हुआ है 3m प्लस 1। तो देखो जो ये m जो इंटीजर है इसके पास में कितना लिखा हुआ है, 3। यहाँ m इंटीजर के पास में कितना लिखा हुआ है, 3। तो इसे हमें देख के ये पता लगाना है कि b का वैल्यू क्या है, और जो यहाँ लिखा रहता है वही b का वैल्यू होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा, और वो क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
ये जो b का वैल्यू है वो यहाँ से देखना है, जो हमें प्रूव करना है। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ तो b का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, m के पास में कितना लिखा हुआ है 3, और वही किसका वैल्यू होगा, b का वैल्यू। तो मैं जो b है वो कितना लेट कर लूंगा, लेट b इक्वल टू कितना 3। इसको देखते हुए आपको b का वैल्यू लेट करना है, ठीक है। तो अगर b का वैल्यू 3 है तो मैं r का वैल्यू क्या क्या लिख सकता हूँ, 0, 1 और 2। अब आपको ये r इक्वल टू 0, 1, 2 में क्यों लिखा, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, हमेशा जो r है ना, r वो b से छोटा और 0 के इक्वल या बड़ा होगा। जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर वो आप भी समझते हो, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, या फिर b से छोटा। b क्या है यहाँ पर, डिवाइजर। अरे r का वैल्यू डिवाइजर से तो छोटा ही होगा ना, आप जिसका डिवाइड दे रहे हो उससे तो छोटा ही होगा। अगर उससे बड़ा हो गया तो डिवाइड एक बार और चला जाएगा। जैसे अभी 8 के अंदर हम जैसे मान लो 9 में 2 का डिवाइड दे, और फिर यहाँ पर 4 टाइम गया, 8 आया, माइनस किया, 1 आ गया। अब मैं ऐसे बोलूँ कि यहाँ पे 3 आ रहा है, जब आप डिवाइड 2 का दे रहे हो तो 3 कैसे आ सकता है, 2 से तो हमेशा छोटा ही आएगा ना रिमाइंडर, क्योंकि अगर 3 आ रहा है तो एक बार और चले जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो जिसका हम डिवाइड देते हैं उससे हमेशा लेस देन होता है क्या, रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर b से छोटा क्यों, क्योंकि b का हम डिवाइड दे रहे हैं, तो इससे छोटा होगा या फिर 0 से बड़ा। ये तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन हो चाहे से, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होता है। 0 से बराबर होगा तो पूरा पूरा डिवाइड चल जाएगा उसमें। तो यहां पर अगर b का वैल्यू 3 है, मतलब जिसका हम डिवाइड दे रहे हैं वो कितना है 3, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, या तो पूरा पूरा जाएगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा। और इसी से हम इसे प्रूव कर देंगे। तो r के कंडीशन आपको निकालने आ गई। अब देखो यहाँ पर a में हम डिवाइड देंगे, और वो किसका, 3 का, और रिमाइंडर क्या क्या आएगा, 0, 1, 2, ये आ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ये a है इसे हम कोई भी इनमें से, जैसे यहाँ पे इंटीजर तो बहुत सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इन सभी को हम a लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट a be any integer, ठीक है। लेट a be any integer, अगर ये कोई भी एक इंटीजर है तो फिर अगर ये जो हमारे पास मेथड है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें हम ये जो वैल्यू है a b और जो r की जो वैल्यू निकाली वो रखते हैं, तो किस तरीके से आएगा वो हम ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। यहाँ में a तो कोई भी हो सकता है, इस a की जगह वहां पे उनमें से पॉजिटिव इंटीजर में से कोई सा भी हो सकता है। मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो a की जगह उनमें से कोई सा एक हो सकता है। b कितना है 3 और q प्लस r, इफ r इक्वल टू, मैं पहले 0 लेता हूँ, तो r कितना होगा यहाँ पे 0, तो a इक्वल टू कितना आया 3q। लेकिन वो ऐसे बोला था पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर वो होना चाहिए 3m फॉर्म का। तो ये तो हमारे पास अभी तक पॉजिटिव, ये तो हमारे पास हमेशा क्या अभी तक क्या आया, पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू 3q। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग टू बोथ साइड। अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, a स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3q का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर था ना a अपन जो लेट करे थे, उसका स्क्वायर 9q स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर इक्वल टू, इस 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3q स्क्वायर को, क्योंकि 3q स्क्वायर क्यू का वैल्यू कुछ भी रखोगे तो वो एक इंटीजर ही आएगा, वो भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये 3q स्क्वायर भी एक इंटीजर है और वो m भी क्या था, इंटीजर। तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ इंटीजर में से। तो मैं इन 3q स्क्वायर की जगह m भी तो रख सकता हूँ। तो यहाँ क्या लिखूंगा, वेयर 3q स्क्वायर इक्वल टू m। तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3m। अब आप ध्यान से देखो, a हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माने थे और उसका स्क्वायर किस फॉर्म का लेके आ गए, 3m का, जब रिमाइंडर कितना लिए थे यहाँ पर 0, ठीक है।
अब हम दूसरा वाला रिमाइंडर ले लेंगे। अच्छा रिमाइंडर कहाँ से है हमारे पास, क्योंकि हमें पता चला कि b का वैल्यू अगर 3 है तो रिमाइंडर 0 1 2 हो सकता है। इफ r इक्वल टू लेते हैं 1, ठीक है, वही प्रोसेस a इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर। अब a यहाँ पर कोई भी इंटीजर था पॉजिटिव, तो वो तो कोई भी हो सकता है उनमें से, ठीक है, लेकिन b हम कितना लेट कर रहे थे 3 और r अब की बार कितना ले रहे हैं 1, तो यहाँ आएगा a इक्वल टू बी की जगह 3q प्लस 1। लेकिन हमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर को 3m और 3m प्लस 1 करना था। अभी तक तो यह आया है ओनली एनी पॉजिटिव इंटीजर a। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग या स्क्वायर टू बोथ साइड, स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर क्या आएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर आएगा पहले, फिर b स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है 3q, b कितना है 1, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 3q का स्क्वायर कितना होगा 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6q, ठीक है। a स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 9q स्क्वायर, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उस पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि 1 तो हमें प्लस में लेके आना है, ठीक है, तो उसके तो हम अलग रखेंगे। और यहाँ 3m लेके आना है, तो देखो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो 3 भी आ जाएगा और जो बचेगा उसको हम m भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं देखो क्या कॉमन ले आऊँ, वैसे कॉमन क्या आ रहा है 3 तो नंबर में आ रहा है, और यहाँ q स्क्वायर यहाँ q तो q तो आ ही रहा है साथ में, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या कॉमन आ जाएगा 3q, और यहाँ कितना बचेगा फिर 3q, 6q में 3q का डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा 2, ठीक है, और q बाहर आ ही गया यहाँ से, और प्लस में कितना बच रहा है 1। अब वही सेम प्रोसेस, ये जो यहाँ पे बच रहा है q ब्रैकेट में 3q प्लस 2, इन सबको हम सोल्व करेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा, और m भी तो एक इंटीजर है, तो मैं इनकी जगह m भी रिप्लेस कर सकता हूँ, मतलब वेयर q 3q प्लस 2 इक्वल टू क्या m, तो यहाँ पे m रखेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 3m प्लस 1, ठीक है। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m के फॉर्म का भी हो गया और 3m प्लस 1 की फॉर्म का भी हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। हालांकि अभी आगे और भी फॉर्म का हो सकता है, क्योंकि अभी रिमाइंडर 2 और बच रहा है, लेकिन प्रूव इतना ही करने के लिए बोला था, हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट मैंने ये जो फॉर्म है वो जो यहाँ पे 3m और 3m प्लस 1 लेके आनी थी वो बता दी है, और मैं इसको अब आपको प्रैक्टिकली भी यहाँ पे बता सकता हूँ, क्योंकि ये तो अपन ने शो किया है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, देखो एक्चुअल में भी हम चेक करेंगे तो ये जो है ना 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म का ही होगा। जैसे यहाँ से देखो कोई सा भी इंटीजर उठाते हैं, कोई सा भी, जैसे मान लो कि मैंने 3 लिया, अब 3 एनी पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, ठीक है। अब आप 9 में चाहे से 9 में 3 का डिवाइड दोगे तो 3 टाइम्स आएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो देख लो आप यहाँ पे रिमाइंडर 0 ही तो आया था, तो वो ऑटोमेटिक 3m फॉर्म का मतलब 3 का डिवाइड देंगे तो m टाइम पूरा जाएगा और रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। चलो दूसरा लेते हैं, 4 लिया, 4 का स्क्वायर किया कितना आएगा 16। अब आप 16 में 3 का डिवाइड दोगे कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, क्योंकि 3 5 15 और रिमाइंडर 1। तो आप ध्यान से देखो तो देखो ये 3 और ये क्या हो गया m प्लस रिमाइंडर में से क्या बच रहा है 1, इस फॉर्म का हो गया। तो आप कोई सा भी यहाँ से क्वेश्चन में कोई सा भी यहाँ से कोई भी नंबर उठाओगे, ठीक है, उसका स्क्वायर करोगे और उसमें 3 का डिवाइड दोगे तो हमेशा या तो वो पूरा जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो फिर तो ये इस फॉर्म में हो गया। और जैसे अपने 9 में 3 का डिवाइड दिया 3 टाइम गया और
रिमाइंडर कितना 0, और यहाँ पे 16 में 3 का डिवाइड दिया, 5 टाइम गया, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो ये देखो 3m + 1। तो ऐसे हम एग्जाम्पल लेके नहीं बता सकते, यहाँ पे इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो जो प्रूव करने का प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। तो 1.1 एक्सरसाइज में आपके टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन मेथड, तो वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 है, जिसके अंदर हम बात करेंगे HCF और LCM और प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर, ठीक है। और इसके साथ भी एक फॉर्मूला भी है, LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स = LCM × HCF, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले है टॉपिक प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर का नॉर्मली 1 नंबर का क्वेश्चन आपके आ सकता है, जो आपको आता भी है। तो थोड़ा सा प्रोसेस जरूर अलग हो सकता है, बाकी प्राइम फैक्टर वही है जो आप फैक्टर करते हैं किसी भी नंबर के। जैसे मान लो क्वेश्चन आता है, फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ, फैक्टराइजेशन मेथड ये एक तरीके से 150, ठीक है। तो सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो 150 के फैक्टर। देखो इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है 75, फिर 3 का जा रहा है 25, फिर 5 का जा रहा है 5 टाइम, फिर 5 का जा रहा है 1 टाइम। तो सिंपली ये हो गया 150 = 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है। तो ये तो आज तक आपने किया ही है। NCERT में थोड़ा सा अलग पैटर्न से दे रखा है, तो वो भी एक ही बात है। इसे इस तरीके से कर रखा है, जैसे मान लो इसको हम एक गोले में बंद करेंगे 150 को, और इसमें हम डिवाइड देंगे किसका, 2 का, और फिर क्या आएगा हमारे पास 75, फिर से बंद करेंगे, फिर इसमें किसका डिवाइड देंगे हम 3 का, ठीक है। फिर कितना आएगा 25, और फिर हम किसका डिवाइड देंगे इसमें 5 का, ठीक है। फिर कितना आएगा 5, और फिर हम किसका डिवाइड देंगे इसमें 5 का, और फिर कितना आएगा यहाँ पे 1। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, और वो भी तरीका यही है। तो यहाँ भी अपन क्या लिखेंगे 150 = 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है। तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर पूछता है तो आप इस तरीके से करके आओगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, छोटा क्वेश्चन आ सकता है। मेन जो 1.2 एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या पढ़ना है, LCM और HCF, और एक फॉर्मूला है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो अगर 2 नंबर का आपको LCM और HCF पता है तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर = LCM × HCF। उन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को हम A × B भी बोल सकते हैं, ठीक है। A × B मतलब फर्स्ट नंबर को A और सेकंड नंबर को B। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 4 चीजें हैं, एक तो फर्स्ट नंबर, एक सेकंड नंबर, और एक LCM और HCF। अब 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बनता है, इन चारों में से कोई 3 आपको देगा और 1 पूछेगा, ठीक है। कि या तो हो सकता है कि दोनों नंबर दे दे कि 2 नंबर ये है, उन दोनों का LCM ये है, आप बताओ HCF क्या होगा। तो आप उनका HCF निकालने से बैठोगे, उससे अच्छा ये कि आप ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो हम LCM दे देगा और HCF पूछेगा तो LCM मल्टीप्लाई में दे, डिवाइड में आ जाएगा, तो HCF निकल जाएगा। मतलब इन तीनों में, चारों में से कोई भी 3 देगा और 1 आपको पूछेगा। देखो मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। तो ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये फैक्टर करने आ गए होंगे। और ये जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है इसमें LCM और HCF लिखा हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको LCM और HCF ये निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे। LCM एंड
HCF। देखो पहले 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि अपन को निकालना है 90 एंड 130, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनके फैक्टर करो। तो मैं यहाँ फैक्टर करता हूँ 90 के 2 का डिवाइड जाएगा, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे 45। अब 2 का जा नहीं रहा तो 3 का देंगे 15 टाइम, फिर 3 का देंगे 5 टाइम और फिर 5 का देंगे 1 टाइम। अब की बार थोड़ा सा आपको लिखने का पैटर्न चेंज करना है। ऐसा नहीं 2 × 3 5 6 7 जो डिवाइड दे रहे वो नहीं। अब क्या पावर की फॉर्म में लिखना है। जैसे 2 कितने टाइम आया यहाँ पे 1 टाइम, तो मैं ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 1, ठीक है। और 3 कितने टाइम आया है 2 टाइम, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। 5 कितने टाइम आया है 1 टाइम, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 1। ये फर्स्ट नंबर के फैक्टर हो गए। ऐसे ही फिर सेकंड नंबर के करने हैं 130। देखो 2 का डिवाइड जाएगा इसमें और कितने टाइम जाएगा 65। अब 65 में 2 का जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा, 4 5 का देंगे तो यहाँ पे 1 और 3 मतलब 13, फिर 13 का देंगे 1 टाइम, ठीक है। अब इसके अंदर लिखते हैं 130 इक्वल टू 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ऐसा आपको लिखने के बाद में डायरेक्ट क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। HCF निकालने के लिए आपको वो नंबर देखना है जो दोनों में आ रहा है, क्योंकि ये HCF का मतलब ही क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है वो, ठीक है। तो दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, एक तो 2 दोनों में आ रहा है, ठीक है, एक 3 दोनों में नहीं आ रहा है, और एक 5 है जो दोनों में आ रहा है। अब जो दोनों में आ रहा है उसकी भी ओनली लोवेस्ट पावर लेनी है। मतलब जैसे यहाँ 2 आ गया तो यहाँ 2 कितने टाइम है 1 टाइम, और यहाँ भी 1 टाइम। चलो यहाँ तो 1 टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ 2 3 टाइम होता और यहाँ 1 टाइम होता, तो हम HCF में ओनली वही लिखते हैं जो दोनों में कम पावर है। मतलब 2 यहाँ पे 1 टाइम, चाहे यहाँ 3 टाइम होगा तो भी हम कम पावर वाला लिखेंगे। तो यहाँ कितने लिखते हैं 2 की पावर 1, क्योंकि यहाँ 3 टाइम होता तो भी 1 ही लिखते हैं, क्योंकि कम वाली पावर यहाँ लिखनी है। तो 2 की पावर 1 और 5 यहाँ 1 टाइम और यहाँ भी 1 टाइम। मान लो यहाँ 5 4 टाइम होता तो दोनों में देखते और जो कम पावर वाला था वही लिखते, मतलब 5 की पावर 1। तो यहाँ तो दोनों से गैप 1 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो पावर भी 1 है, तो ये 5 2 कितना आ गया 10। तो HCF बात करें हम 90 और 130 का, तो कितना आया 10। LCM में थोड़ा उल्टा है। LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं, लेकिन यहाँ जो कॉमन है उनकी भी पावर बराबर है इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर। अभी मैं एक दूसरा एग्जांपल लूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 जो है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 ही है। 3 तो दोनों जगह है ही नहीं, लेकिन दोनों जगह नहीं होने के बावजूद भी आपको सभी नंबर लिखने हैं किस में, LCM में। HCF में तो ओनली वही लिखने हैं जो दोनों में है, और उनकी भी स्मॉलेस्ट पावर। इसमें जो दोनों में है उनकी लार्जेस्ट पावर, और जो दोनों में नहीं है पर्टिकुलर एक में है उनकी भी पावर लार्जेस्ट लिखनी है, मतलब उनको कंप्लीट लिखना है। जैसे यहाँ 3 कितना है 2 और 5 दोनों में पावर 1, ठीक है। 13 अकेला है तो भी लिखना है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 13 5 जा 65। अब 65 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 5 जा 90 0 9, 18 6 जा 108 और 9 117। तो जो LCM है वो कितना आ गया 1170। अब ये इन दोनों नंबर का क्या है, ये तो आ गया हमारे पास 10, तो क्या आया HCF इक्वल टू 10, तो क्या आ गया HCF, और 1170 क्या आ गया LCM, ठीक है। ये आपको मैंने समझा दिया। अब मैं आपको 3 नंबर्स में सिखाता हूँ। 3 नंबर्स में मैं LCM और HCF कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कि अपने कोई भी 3 नंबर ले लिए, 50 120 180, ठीक है।
इन तीनों का हमें निकालना है HCF और LCM। तो कैसे निकालेंगे? वही सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। 50 क्या करते हैं तो 2, 25, 5, 5 और 1, ठीक है। 120 के निकालते हैं 2, 60, 2, 30, फिर यहाँ पे 2, 15, फिर 3, 5, फिर 5 और 1। फिर देखते हैं आगे 180 में 2, 90, फिर 2, 45, फिर 3, 15, फिर 3, 5, फिर 5 और 1। तो इसमें कैसे लिखेंगे? 50 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, क्योंकि 5 2 टाइम है। यहाँ 120 को क्या लिखेंगे? 2 कितने टाइम आ रहा है? 3 टाइम, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 कितने टाइम है? 1 टाइम, 5 की पावर 1। 180 को क्या लिखेंगे? 180 को क्या लिखेंगे? 2 टाइम है ना, तो 2 की पावर 2 और 3 कितने टाइम है? 2 टाइम, 3 की पावर 2 और 5 कितने टाइम है? 1 टाइम, तो 5 की पावर 1। अब आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको क्या बताया था, LCM निकालने के लिए क्या करोगे? पहले HCM निकालते हैं। HCM निकालने के क्या करोगे? जो तीनों में कॉमन है, या 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जो सब में कॉमन है उनकी लोवेस्ट पावर वाले लिखने हैं, और LCM में जो सब में कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं भी उनको भी हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई में लिखेंगे LCM। लेकिन HCM में तीनों है तो तीनों में होने चाहिए, और 2 है तो दोनों में होने चाहिए। तो निकालते हैं HCF। देखो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इस 2 की जो पावर है वो सबसे कम कहाँ पर है? यहाँ पर 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 2, मतलब सब में 2 की पावर 1 तो सब में, और जो सब में होता है वही क्या होता है? HCF। तो मैं लोवेस्ट पावर लिखूंगा तो 2 की पावर 1, फिर यहाँ 5 है तो सब जगह 5 है। अब 5 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो लोवेस्ट पावर कितनी है 5 की? 1, तो मैं वही लिखूंगा 5 की पावर 1, ठीक है। अब 3, यहाँ 3 है तो फिर यहाँ नहीं है, और यहाँ तो है, लेकिन तीनों जगह होना चाहिए था। HCF में तीनों जगह होना चाहिए, 3 जगह है तो, और 2 है तो 2 जगह होना चाहिए। तो 5 की पावर 1 इसलिए लिए क्योंकि लोवेस्ट पावर 1 ही थी। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो HCF कितना आ गया इसके अंदर? 10। अब LCM की बात करें तो LCM में हम लेंगे हाईएस्ट पावर। देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो 2 की पावर 3। फिर उसके बाद में बात करें तो 5 की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2 ही है इसमें ही, वो लिख देंगे। और अब बच रहा है 3, तो 3 तो यहाँ है ही नहीं, और 3 जो है नहीं है तो उसमें भी देखते हैं जो 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है यहाँ पर? 2। लेकिन जो कॉमन नहीं होता है ना उसमें हम सबको लिखते हैं। जैसे यहाँ 3 1 टाइम है और यहाँ 2 टाइम है, यहाँ है ही नहीं, तो हम सभी को लिखेंगे। मतलब यहाँ भी आएगा 3, ये 1 वाला भी आएगा, और 3 का स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का क्यूब कितना होगा? 8, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 10, फिर 3, और 3 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा? 9। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 80, और 9 3 जा 27। अब 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ LCM इक्वल टू 6, फिर 5, 8 को 2 से करेंगे कितना आएगा? 16, और 5 21 0, तो कितना आ गया? 2160। जो LCM है वो कितना आ गया? 50, 120 और 180 का 2160। तो LCM में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं और HCM में लोवेस्ट पावर लेते हैं। जो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, तो आपको LCM और HCF अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जब 2 नंबर का LCM और HCM निकालते हैं उसमें ये भी अप्लाई करके देखते हैं कि क्या उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट LCM और HCF की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है या नहीं होता है। हालांकि आप अब हम इसमें भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। आप इसमें खुद से चेक कर लेना। इस क्वेश्चन के अंदर देखो 90 और 130 को मल्टीप्लाई करना, ये तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और इन दोनों का HCF आया था 10
और एलसीएम कितना आया था 1170, इसको मल्टीप्लाई करना और दोनों इक्वल आएंगे। ये आप खुद से करना, मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो एक बार हम इसे मिटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, जिसमें मान लो अपन ने ले लिए 24 एंड 36, ठीक है। अब यहां पर दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे तो 24 का, मान लो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ वेरीफाई भी करो और एलसीएम एचसीएफ निकालो भी, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ आएगा 12 है, फिर 2 का देंगे डिवाइड, तो यहाँ आएगा 6, फिर 2 का देंगे तो यहाँ कितना आएगा 3, फिर 3 का देंगे तो 1। अब मैं 24 को क्या लिखूंगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। 36 को सॉल्व करेंगे तो 36 में 2 का डिवाइड देंगे 18, फिर 2 का देंगे 9, फिर 3 का देंगे 3 और 3 का देंगे 1। तो यहाँ 36 इक्वल टू 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब सिंपल आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए, HCF दोनों में कॉमन है 2 और उसकी लोवेस्ट पावर अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, तो 2 की पावर कितने लेंगे 3 ना लेके 2 लेंगे। 3 यहाँ भी है, लेकिन उसकी लोवेस्ट पावर कितनी है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो कौन सा लेंगे 3 की पावर 1 और सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 है, तो एचसीएफ कितना हो गया 12 है। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम की बात करें तो यहाँ पे देखो जो कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर, जो कॉमन नहीं है उनको लिखना ही है। तो जो कॉमन है 2 कॉमन है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 तो है, तो 2 की पावर 3, और 3 भी कॉमन है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 3 की पावर 2, ठीक है। अब 3 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। तो अब आपको यहाँ से ये भी समझ में आ गया होगा कि जो एलसीएम है वो कितना हो गया 72। एचसीएफ 12 है, एलसीएम 72, किसका 24 और 36 का। तो देखो ये हमें अगर मान लो वेरीफाई करना है तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ए कितना है 24 भाई पहला नंबर, और दूसरा नंबर 36, तो बी कितना है 36। इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होना चाहिए। तो अभी हम चेक करके देख लेते हैं। यहाँ ए इंटू बी करेंगे, ए इंटू बी मतलब 24 इंटू 36, इधर एलसीएम इंटू एचसीएफ, इनका एलसीएम कितना आया था 72 और एचसीएफ कितना आया था 12, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 12 टू 24 4, फिर 2, 12 से 1 जा 84 और 2 कितना हो गया 86। तो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल कितना है 864। अब करते हैं यहाँ पर 24 को 36 से, तो 36 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 2, फिर 4 3 जा 12 और 2 14, 6 2 जा 12 है 1, 3 2 जा 6 और 1 7। अब देखो ऐड करते हैं इसको 4 6 और 1 और 7 8, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी कितना आया 864। ध्यान से देखें आप, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो भी कितना आया, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके बता दिया मैंने 864, और एलसीएम इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया तो भी कितना आया 864। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से एलसीएम और एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ ये समझ में आया होगा। और इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो
इसमें जितना भी था कंप्लीट, हालांकि मैंने कंप्लीट क्वेश्चन और एग्जांपल तो नहीं कराया, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं जो रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, आपने बहुत बार रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में सुना होगा छोटी क्लास में, तो आज मैं कंप्लीट आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, आपको बताया जाता है रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो रेशनल नंबर होते हैं उन्हें मैं P अपॉन Q की फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल से कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। जैसे रेशनल नंबर के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूँ 1/2, 1/3, 2/5। ठीक है, बहुत सारे P अपॉन Q की फॉर्म के नंबर्स हो सकते हैं। और इरेशनल नंबर के लिए आप एक ही चीज दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, और वो क्या कि कोई भी नंबर है, मान लो चाहे वो फ्रैक्शन का ही हो, अगर हम उसमें डिवाइड दे रहे हैं और वो पॉइंट के बाद में चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ठीक है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में। लेकिन पॉइंट के बाद में तो ये भी चल सकता है, जैसे मान लो कि ये मैं बोल रहा हूँ कि 1/3 रेशनल है, अब मैं 1 में 3 का डिवाइड दूंगा तो ये आएगा 0.333 और इस तरीके से 3 आता ही जाएगा। लेकिन इरेशनल नंबर में भी पॉइंट के बाद में डिजिट्स आएगी, लेकिन वो किस तरीके से आएगी वो आपको समझना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं 0.101001001 फिर 4 टाइम्स 0 1 सो ऑन। अब यहां पर एक जो नंबर्स जो डिजिट्स आ रही है वो रिपीटेड नहीं है। देखो पहले तो एक 0 आया, फिर 2 आ गए, फिर 3 आ गए, फिर 4 आ गए और ऐसे आगे 5 भी आएंगे, 6 भी आएंगे। मतलब जो डिजिट्स यहाँ पे आ रही है वो रिपीट नहीं हो रही है, आगे कुछ नया ही आ रहा है, कुछ और ही अलग। जैसे मान लो यहाँ पे पहले तो एक 0 था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, तो मतलब रिपीटेड नहीं है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो 3, फिर अगेन 3, फिर अगेन 3, फिर अगेन 3। और मैं 1/2 में देता हूँ, 1 में 2 का डिवाइड देता हूँ तो आएगा 0.5। ये तो पॉइंट के बाद में खत्म ही हो गया। तो अब यहां से आपको क्या समझ में आया कि जो पॉइंट के बाद में चलता ही जाए लेकिन वो रिपीटेड होना चाहिए, और या फिर पॉइंट के बाद में खत्म हो जाए, या तो चलता ही जाए या फिर पॉइंट के बाद में खत्म हो जाए, और चलता ही जाए और वो भी कैसा रिपीटेड, तो फिर वो कौन सा होगा रेशनल नंबर। अगर पॉइंट के बाद में चल तो रहा है, पहली बात तो ये तो मतलब टर्मिनेटिंग तो होगा ही नहीं। टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद में खत्म तो होगा ही नहीं। पॉइंट के बाद में खत्म हो गया वो तो फिर रेशनल नंबर ही होगा। लेकिन पॉइंट के बाद में चलता ही जा रहा है, तो चलता ही तो ये भी जा रहा है, लेकिन ये रिपीटेड है, वो नॉन रिपीटेड है। तो जो नॉन रिपीटिंग होगा पॉइंट के बाद में वो इरेशनल नंबर होगा। अब ये शॉर्ट में आप ये समझ लो, रेशनल नंबर मतलब या तो पॉइंट के बाद में खत्म या पॉइंट के बाद में रिपीटेड, जैसे ये दोनों एग्जांपल आप समझ सकते हो। और इरेशनल नंबर मतलब पॉइंट के बाद में नॉन रिपीटिंग। इसलिए जितने भी रूट के नंबर अंडर रूट वाले जिनके वैल्यू नहीं निकलते हैं, जैसे यहां में लिख दिया √4। अब आपको पता है √4 को हम क्या लिखेंगे 2। मैं लिख दिया √36, इसको क्या लिखेंगे 6। मैं लिख दिया √49, इसे क्या लिखेंगे 7, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर। में लिख दिया √144, इसको क्या लिखेंगे 12। लेकिन मैं लिख दिया √13, √2,
√3, √5, √7, इन सब के वैल्यूज तो निकलते हैं। जैसे यहाँ पर ने निकाला √4 का 2 आया, 49 का 7 आया, 36 का 6 आया, 144 का 12 आया। इनका भी तो वैल्यू है, लेकिन इनका ऐसा वैल्यू है जो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में भी कैसा, जो पॉइंट के बाद में हमेशा नॉन रिपीटिंग होगा, कभी भी इस पैटर्न का नहीं आएगा जो रिपीटेड नंबर आए। वो हमेशा ऐसे डिजिट्स आएगी जो पॉइंट के बाद में चेंज होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। तो अब आपको डायरेक्टली क्या समझना है कि जितने भी रूट के नंबर है जिनका वैल्यू नहीं निकलता है, मतलब वो किसी ना किसी के स्क्वायर नहीं है, जैसे यहाँ तो 4, 36, 49, 144, ये तो किसी ना किसी के स्क्वायर है, तो डायरेक्ट अपन लिख दिए ये किसी के स्क्वायर है नहीं। तो जितने भी रूट के नंबर है जो किसी के स्क्वायर नहीं है वो हमेशा इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। और जो रूट के अंदर नंबर है उनका हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो तो एक नेचुरल नंबर हो गया, और ये क्या हो जाएंगे फिर रेशनल नंबर। तो अब आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं और रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कंप्लीट समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको कंप्लीट ये बता दिया। मेन आपको ध्यान क्या रखना है, रेशनल नंबर या तो पॉइंट के बाद कंप्लीट या फिर पॉइंट के बाद रिपीटेड। इरेशनल मतलब, इरेशनल का नाम आता है मतलब पॉइंट के बाद अलग अलग ही डिजिट्स आती रहेगी। अब ये रूट के नंबर क्यों लिए, क्योंकि इनको हम जब भी सोल्व करते हैं तो पॉइंट के बाद अलग अलग ही आती है, और ऐसे नंबर होते हैं जो रूट के अंदर जो किसी न किसी के स्क्वायर होते हैं, तो वो तो एक नेचुरल नंबर ही आ गया। तो ये तो वैसे भी रेशनल नंबर ही हुआ, क्योंकि इसको भी तो मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, नीचे 1 लिख के, ठीक है। तो आपको अच्छे से रेशनल और इरेशनल समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो बोर्ड एग्जाम में लगभग 99% चांस है कि पूछा जाता है। और वो ये है कि कोई भी इनमें से कोई भी इरेशनल नंबर देगा हमें, वो भी रूट वाला। पाई भी रेशनल नंबर ही होता है, ठीक है, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14, देखो पाई का वैल्यू वैसे 22/7 होता है, और फिर इसमें 22 में 7 का डिवाइड देते हैं कितना आता है 3.14, और फिर इसमें हम डिवाइड देते हैं ना, तो पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट्स आती है। ये तो अपन ने ओनली 2 डिजिट लिखे हैं, तो पॉइंट के बाद में अलग अलग डिजिट होगी तो वो इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, आपको मैंने बता दिया कंप्लीट। अब मैं आपको उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये जितने भी नंबर है वो आपको देखते ही पता चलेगा कि वो कौन से नंबर है, इरेशनल है, और जो रूट के अंदर जिनका वैल्यू निकलता है वो रेशनल है। मतलब आज के बाद में आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि रेशनल नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर कौन सा है, कि मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। अब आपको वो प्रूव करने के लिए बोलेगा, कोई भी इनमें से नंबर देगा, जैसे मान लो √2 दे दिया, √3 दे दिया, और प्रोसेस सबका एक जैसा ही है। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन करके बता दूंगा कि आप प्रूव करो कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो जो प्रूव करने का जो प्रोसेस है ना, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज से किस टाइप का क्वेश्चन आता है प्रूव करने वाला, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ लिखा है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रूट के अंदर कोई भी नंबर आए, अगर उसका वैल्यू निकलता है तो वो एक रेशनल नंबर होगा, और उसका वैल्यू नहीं निकलता है तो वो इरेशनल होगा। देखो √2 है, अब 2 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो ये इरेशनल ही होगा, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। आपको पता तो है कि ये इरेशनल है, लेकिन जो प्रूव करने का प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो किस तरीके से हम इसे प्रूव करेंगे, आप एक एक लाइन ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस नंबर को इरेशनल प्रूव करना है ना, उससे पहले रेशनल मानना है। फिर एक्चुअल में होगा क्या कि वो जो रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है, मतलब जो P/Q की फॉर्म हो गया, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज को वो फॉलो नहीं करेगा, और उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा तो हम लास्ट में हम क्या बोल देंगे, मान तो लेंगे इसको, लेट तो कर लेंगे रेशनल, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी है ना रेशनल की, उसे वो फॉलो नहीं करेगा, और उसे फॉलो नहीं करेगा तो हम उसे हम क्या बोल देंगे लास्ट में जाके कि फिर ये रेशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल है। इस तरीके से हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है, लेट, इसे हम रेशनल मानेंगे, √2 इज रेशनल नंबर। अब इस रेशनल
लेट कर लिए, ठीक है, तो जो लेट करते हैं वो तो हमेशा राइट होता है, ठीक है। हालांकि ये बात अलग है कि हम लास्ट में जाके ये रॉन्ग होगा, क्योंकि इस अगर रेशनल होना चाहिए तो वो प्रॉपर्टीज भी फिर फॉलो करना चाहिए। देखो √2 को हम रेशनल लेट कर लिए, तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, ये आपको ध्यान से समझना है। कोप्राइम का मतलब ये होता है कि दो नंबर ऊपर और नीचे जो हमारे पास फ्रैक्शन में दे रखे हैं उनके बीच में कोई भी फैक्टर ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कोप्राइम। हिंदी में बात करें तो हम सहभाज्य बोलते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, यहां लिखा हुआ है 2/5। अब यहाँ पे आप 2 और 5 को अगर काटना चाहो तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि इनके बीच में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो इसमें भी डिवाइड जाए, इसमें भी डिवाइड जाए 1 को छोड़ के, 1 क्योंकि 1 का डिवाइड तो सब में जाता है। लेकिन मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 10/22, तो ये कोप्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 10 में 2 का डिवाइड जाता है और फिर उसी 2 का डिवाइड 22 में भी जाता है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये कोप्राइम नहीं है। और रेशनल नंबर में क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, कोप्राइम होता है, मतलब उन दोनों में कोई भी फैक्टर नहीं होता। तो जब ये √2 रेशनल हमने लेट कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, P/Q की फॉर्म में होगा। और दूसरी स्टेप क्या होगी कि P और Q क्या होंगे, कोप्राइम, ठीक है। तो हाँ, आपको ये भी समझ में यही आ जाना चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं P/Q की फॉर्म में होगा और P और Q कोप्राइम होगा। लेकिन ये जब हम इसको आगे जब हम सोल्व करेंगे ना, तो एक फैक्टर ऐसा आ जाएगा इसमें जिसका डिवाइड इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, जबकि ये दोनों क्या होने चाहिए थे, कोप्राइम। नहीं जाना चाहिए था अगर रेशनल नंबर है। तो अगर दोनों में सेम नंबर का डिवाइड चला गया, इसका मतलब फिर वो रेशनल नहीं है, वो क्या है, इरेशनल है, क्योंकि वो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करेगा। तो कैसे करेंगे आप, स्टेप बाय स्टेप समझे। सबसे पहले आप करोगे, इस √2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो Q को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, √2Q, फिर 1 को P से करेंगे तो क्या आएगा, P। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये है कि आप इसका स्क्वायर करो बोथ साइड। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर टू बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 2, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर और P का स्क्वायर P स्क्वायर है। अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो इसके मल्टीप्लाई में कितना है, यहाँ पर 2, और किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में अगर 2 है तो वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 से। तो फिर ये जो नंबर है पूरा 2Q स्क्वायर, वो तो P स्क्वायर के बराबर है। बीच में किसका साइन है, इक्वल का। ये इक्वल का साइन आ ही नहीं सकता, ये तभी आता है जब ये वाला हिस्सा इस हिस्से के क्या हो, इक्वल हो। तो जब इसमें 2 का डिवाइड जा सकता, देखो यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ जब 2 ही दे रखा है तो इस पूरे नंबर में 2 का डिवाइड जाएगा। अब ये पूरा नंबर, ये जो पूरा नंबर है वो तो इस P स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका मतलब P स्क्वायर में भी किसका डिवाइड जाएगा, 2 का। ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे 2Q स्क्वायर है तो मतलब यहाँ 2 है तो 2 का डिवाइड जाएगा। अब यहाँ जा रहा है 2 का डिवाइड तो फिर इसमें भी जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ से Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से समझना, आपको यहाँ से है, ऐसे समझ लो, जैसे 10 है। अब 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5, या फिर 2 × 5 उसको मैं 10 लिख सकता हूँ। तो अगर जब 2 ही किसी नंबर में दे रखा है तो वो तो 2 से डिविजिबल तो है ही, और आप मल्टीप्लाई करके देखो तो देखो 10 में भी तो 2 का डिवाइड जाता है। तो ऐसे यहाँ पे समझना है, Q स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 2 है तो ये तो पूरा ही 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 यहाँ पर अवेलेबल है। तो फिर ये है तो फिर ये भी है, क्योंकि ये तो इसके इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 को इधर भेजेंगे तो यह जाएगा P स्क्वायर अपॉन 2। थोड़ा सा आपको याद रहेगा कि अपने को इसमें ऐसे लिखना है कि P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो मैंने इसको डिवाइड में लिख दिया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन P is also
डिविजिबल बाई 2। ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ लिखा पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ये तो आपको पता है कि देखो यहाँ पे 2 है तो ये तो फिर इसकी इक्वल है, तो पी स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाएगा। लेकिन फिर मैंने ऐसे और लिख दिया कि देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। किसी नंबर के स्क्वायर में अगर किसी नंबर का डिवाइड जाता है तो उस नंबर में भी उस नंबर का डिवाइड जाएगा। जैसे 16 है, यहाँ पर 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। अब 16 में 2 का डिवाइड जाता है तो 16 में अगर जाता है तो फिर ये इसके स्क्वायर, अगर ये किसी का स्क्वायर है, मान लो पी, ये जैसे मान लो इसको आप पी स्क्वायर मान के चलो, तो इसका जो पी है वो कितना होगा? 4, क्योंकि ये तो 16 तो 4 का स्क्वायर है, तो आप देख सकते हो 4 में भी किसका डिवाइड जाएगा? 2 का। ठीक है, तो किसी नंबर के स्क्वायर में अगर उसका डिवाइड जाता है तो फिर उस खुद नंबर में भी डिवाइड जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही तो लिखा पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। पी स्क्वायर डिविजिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ 2 है इक्वल में, और फिर पी स्क्वायर है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि पी इज डिविजिबल बाई 2। इसे हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इस इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर दिए? p को 2 से डिविजिबल कर दिए, और कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है उसको हम 2 के फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, लेट p इक्वल टू 2a। अब मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि p 2 से डिविजिबल है, p 2 से डिविजिबल है तो मैं उसको 2 मल्टीप्लाई कुछ भी तो लिख सकता हूँ। जैसे मान लो कि कोई भी नंबर ले आप 2 से मल्टीपल, मान लो कि मैंने यहाँ पे ले लिया 24। अब मैं 24 को ये नहीं लिख सकता 2 मल्टीप्लाई 12 है। मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 68, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई 34। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो मैं उसको 2 के मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे p इज डिविजिबल बाई 2 ये लिखा है, तो p जब 2 से डिविजिबल है तो मैं उसको 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये तो पता ही नहीं है ना वो कि वो नंबर क्या है, लेकिन इतना पता है कि 2 से डिविजिबल है तो 2 मल्टीप्लाई कोई भी नंबर होगा। ठीक है, जैसे अभी मान लो कि 64 था, 68 था तो 2 मल्टीप्लाई 34 हो गया, 24 था तो 2 मल्टीप्लाई 12 हो गया, लेकिन 2 जरूर आ रहा है, और आगे वो नंबर पे डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर, तो उसमें a लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो p को मैं 2a लिख सकता हूँ। अब वो आपको यहाँ रखना है इसके अंदर p का वैल्यू, तो ताकि वो q भी डिविजिबल आ जाए, और जब दोनों डिविजिबल आ जाएंगे तो फिर वो कोप्राइम नहीं रहेगा, कोप्राइम नहीं रहेगा तो हम रेशनल भी नहीं रहेगा, तो हम उसे क्या बोल देंगे फिर? रेशनल। ये प्रोसेस नॉर्मली आपको याद हो जाएगा, सभी क्वेश्चंस में यही लगाना है। एक बार थोड़ा सा देखोगे कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो मैं p का वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ तो क्या आएगा? q स्क्वायर इक्वल टू 2a। देखो यहाँ p स्क्वायर है तो p की जगह 2a रखेंगे। ये हम लेट करें अभी का स्क्वायर और नीचे कितना? 2। ठीक है, अब q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर अपॉन 2, 2 से काटेंगे, q स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखो इस जगह, देखो एक तो इस जगह ध्यान से देखना था और एक बार इस जगह। अब की बार क्या हुआ? q स्क्वायर के सामने लिखा हुआ है 2a स्क्वायर, यहाँ 2 है, जिस नंबर के मल्टीप्लाई में 2 आ गया मतलब उसमें 2 का डिवाइड जाएगा, तो फिर इस पूरे के अंदर तो 2 का डिवाइड जाएगा क्योंकि यहाँ पे खुद 2 ही है। जब इस पूरे में 2 का डिवाइड जाएगा तो फिर इसमें भी जाएगा। अच्छा, इसमें क्यों जाएगा? क्योंकि ये तो इसके क्या है? इक्वल है। जब इसमें जाएगा तो इसमें भी। इसमें क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 2 है, और इसमें इसलिए जाएगा कि ये इसके इक्वल है। तो क्या मैं अब यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ? q स्क्वायर इज, क्योंकि इसमें जा रहा है ना डिवाइड, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये तो अभी मैंने आपको समझाया था, अगर किसी का स्क्वायर डिविजिबल है किसी नंबर से तो वो खुद नंबर भी डिविजिबल होगा। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपको ध्यान से समझना, इक्वेशन फर्स्ट ये कहती है कि p 2 से डिविजिबल है, इक्वेशन सेकंड ये कहती है कि q 2 से डिविजिबल है, और यही हमें करना था ताकि वो इरेशनल प्रूव हो। क्योंकि अगर रेशनल होगा तो ये लाइन पढ़ो, वेयर p एंड q आर को प्राइम, मतलब p और q के बीच में कोई भी सेम फैक्टर नहीं है अगर वो रेशनल है तो। और हम ये प्रूव कर दिए
इक्वेशन फर्स्ट में कि P में भी 2 का डिवाइड जाता है और Q में भी 2 का डिवाइड जाता है, इन दोनों में सेम नंबर का डिवाइड जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो क्या है, कोप्राइम है। अगर सेम नंबर का डिवाइड जा रहा है इसका मतलब फिर ये जो √2 है ना वो क्या नहीं है, रेशनल नहीं है, क्या है वो, इरेशनल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दिस स्टेटमेंट या गिवन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसलिए हैंस √2 इज रेशनल नहीं है। अब क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था। तो सभी क्वेश्चन में यही पैटर्न यूज करना है, यही तरीका आपको अपनाना है और आपका जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा इस टाइप का वो गलत नहीं होगा। और 99% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया भी है। तो सिंपल प्रोसेस देखो, यहाँ √2 की जगह √3, √5, √7, √13, √11 कुछ भी आ जाए आपको सेम यही प्रोसेस अपनाना है। जैसे मान लो यहाँ पे √5 होता तो सिंपल हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट √5 इज रेशनल नंबर, क्योंकि पहले उसे हम रेशनल मानते हैं, अब रेशनल है तो उसे हम P/Q लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम, ये लिखते हैं। फिर वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आता √5Q इक्वल टू P, स्क्वायर करते हैं तो यहाँ आता 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब यहाँ 5 है तो वो 5 का डिवाइड जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से 5 नीचे भेजूंगा तो ये जब इसमें 5 का जाएगा तो इसमें भी जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यहाँ देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, क्योंकि अगर किसी स्क्वायर नंबर में भी इसका डिवाइड जाता है तो उसका खुद का भी जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर वही लेट P इक्वल टू यहाँ पे 2a लिया था क्योंकि वो 2 से डिवाइड था। ये अगर 5 से कोई नंबर डिवाइड है तो उसको 5 के मल्टीप्लाई में कुछ लिख सकते हैं। जैसे 25 है तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5। 35 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 7, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो जिसका अगर नंबर जाता है तो उसको हम फैक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे P इक्वल टू 5a लेते हैं, वही 5a हम यहाँ रखते हैं, तो यहाँ आता Q स्क्वायर इक्वल टू 25a स्क्वायर, और यहाँ 5 रहता तो 5 से काटते तो वो 5a स्क्वायर आता। अब यहाँ पे 5 है तो ये इसमें 5 है तो ये पूरा 5 का डिवाइड जाता, ठीक है। तो फिर इसमें भी जाएगा क्योंकि इसके इक्वल है, तो लिखते हैं Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। वही इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हेंस √5 इज रेशनल नंबर। सेम एज इट इज पैटर्न है सभी क्वेश्चंस में। मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बता दिया है। एक थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन भी बनता है इसी में, हालांकि वो आपको नॉर्मली इससे हार्ड नहीं है, वो नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको एक चीज़ समझना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ और वो क्वेश्चन भी अभी आपको करा दूंगा मैं। जितने भी रूट के अंदर नंबर होते हैं वो अगर उनका वैल्यू नहीं निकल रहा है तो वो कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर। तो अब अभी आज से ये भी ध्यान रखना है कि रूट के नंबर जो इरेशनल है उनके अंदर हम कुछ भी जोड़ दें, मतलब किसी भी नंबर को उनके साथ सम कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें, मतलब कोई भी इरेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो जो नंबर आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे √5 आपको पता है इरेशनल नंबर है, हमें इसमें 2 जोड़ दिया तो भी रेशनल रहेगा, डिवाइड दे दिया तो भी रेशनल रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मान लो √5 × 2 कर दिया तो भी वो इरेशनल रहेगा। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें इरेशनल नंबर में वो इरेशनल रहेगा। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। अब आपको देखते ही पता चल रहा है √5 आ गया मतलब ये इरेशनल है। अब इसके पास मल्टीप्लाई में आओ चाहे से प्लस में आओ कुछ भी नंबर आए वो फिर भी क्या रहेगा, इरेशनल। आपको पता तो है ये इरेशनल है, लेकिन इसे हम प्रूव कैसे करेंगे वो देखना है। जो पीछे प्रूव करे थे उसमें एक सिंगल नंबर होता था, कोई भी रूट का नंबर जिसे हम इरेशनल नंबर प्रूव करते थे, उसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो प्रोसेस है वो उससे भी काफी ईजी है, हालांकि वो भी ईजी था, आपको पूरा पैटर्न समझा दिया था। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले वही तरीका आपको लिखना है,
लेट, जैसे उसमें लेट करते थे वैसे ही 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। अब ये रेशनल है तो सिंपल 3 + 2√5 = P/Q, वेयर P and Q आर को-प्राइम। अब इस क्वेश्चन में आपको ओनली और ओनली क्या दिमाग में रखना है? सिंपल, जो रूट का नंबर है ना, यहां पर कोई भी रूट का नंबर आप जो देगा यहां पे उसको देख लेना है, उसको एक तरफ कर दो, उसको अकेले को कर दो एक तरफ LHS में, बाकी जो भी इसके पास चिपका हुआ है प्लस में मल्टीप्लाई में सबको उधर भेज दो राइट साइड में। यही इसकी ट्रिक है, बाकी और कुछ नहीं करना है, सिंपल है, इतना आप लिख ही दोगे। ओनली रूट के नंबर को लेफ्ट में रखो, बाकी सब उधर। तो सबसे पहले मैं 3 को उधर भेजूंगा तो ये प्लस में, तो उधर में जाएगा माइनस में, तो इधर क्या बचा 2√5 = P/Q -3। फिर उसके बाद में 2√5 = यहाँ एलसीएम कितना आएगा Q, एलसीएम कितना आएगा Q, यहाँ कितना बच रहा है P - 1 का डिवाइड Q टाइम Q को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3Q। लेकिन मैं क्या बोला था, रूट का नंबर रहना चाहिए, ओनली कुछ नहीं रहना चाहिए। तो 2 भी तो मल्टीप्लाई में, तो ये भी काय में जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ क्या आएगा √5 = P - 3Q/2Q। जब रूट का नंबर एक तरफ हो जाए उसके बाद में आपको वहीं उसको छोड़ देना है, मतलब आगे जब क्या है, आगे जो लिखना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अब इसको आगे आपको सोल्व नहीं करना, बस तुरंत। आपको पता है रूट में कोई भी नंबर हो जिसका वैल्यू नहीं निकलता वो कौन सा नंबर होता है? इरेशनल। तो ऐसे एरो लगा के ऐसे लिख देना इरेशनल, क्योंकि हमें पता है। और जो P/Q की फॉर्म में होता है, ये कंप्लीट P/Q की फॉर्म में, वो क्या होता है? रेशनल। तो उसको रेशनल लिख देना है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये नंबर तो है इरेशनल और ये नंबर क्या है? रेशनल, और बीच में क्या है? इक्वल। तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है जबकि ये बोल रहा है कि इक्वल है? इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। तो डायरेक्ट आप इतना लिख दो बस, दिस स्टेटमेंट, सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जिनमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख दो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, देन अब ये लाइन, ये वाली लाइन कंप्लीट, क्योंकि आपको सब में ऐसे ही करना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, रूट के नंबर को एक तरफ, बिना रूट वाले को एक तरफ, रूट वाले को लिखोगे इरेशनल, बिना रूट वाले को रेशनल, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और फिर लास्ट में हैंस ये लिख दो बस, 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब आपको कंप्लीट इस एक्सरसाइज का जो बेसिक है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी करा दिए। अब इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज का बेसिक है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। इसमें लास्ट एक्सरसाइज में आपके डेसिमल के बारे में बताया है, डेसिमल में कौन सा टर्मिनेटिंग होता है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और डेसिमल एक्सपेंशन भी कुछ क्वेश्चंस में करना रहता है, और वहां से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं डेसिमल। तो चलिए देखते हैं डेसिमल। ठीक है, डेसिमल को हम हिंदी में बोलेंगे दशमलव। तो डेसिमल कितने टाइप के होंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो, डेसिमल एक तो हो सकता है टर्मिनेटिंग, डेसिमल का मतलब हिंदी में दशमलव, और आप ऐसे भी समझ सकते हो पॉइंट वाले जितने भी नंबर है उन्हें हम क्या बोलेंगे? डेसिमल। ठीक है, एग्जांपल के लिए 2.5 मतलब ये कि डेसिमल नंबर हो गया। ठीक है, तो पॉइंट वाले नंबर को हम डेसिमल बोलेंगे। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, देखो टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान से देखें, कोई भी डेसिमल जो पॉइंट के बाद में कंप्लीट हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। देखो टर्मिनेटिंग को हम हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव, है ना, इसको बोलेंगे अशांत दशमलव। और ये दशमलव होते ही है। ठीक, शांत का मतलब आप समझते हो, शांत, कोई व्यक्ति शांत हो जाता है मतलब मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो शांत हो गया। तो यहाँ पे भी पॉइंट, अगर पॉइंट के बाद में डिजिट्स कंप्लीट हो गई तो हम उसे क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। मतलब इंग्लिश में बात करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 2.5 हो गया, ठीक है, 0.123 हो गया, ये पॉइंट के बाद में कंप्लीट हो चुके हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि मैं 1/2 ले रहा हूँ, तो इसमें कितना आएगा 0.5, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। 1/3 लिया तो इसमें कितना आएगा 0.33 और 33 आता ही जाएगा, तो फिर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग, अब सिंपल आपको समझ में आ जाएगा, अशांत मतलब पॉइंट के बाद चलता ही जाए। तो इसके अंदर क्या होगा, मान लो 1.2578 इस तरीके से चलता जाएगा। लेकिन ये दो टाइप के इसलिए है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट के बाद में सेम डिजिट रिपीट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट के बाद में अलग अलग आए। तो जो सेम आएगी भाई पॉइंट के बाद में, अगर जो पॉइंट के बाद चलता ही जा रहा है तो वो तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन सेम चलता, सेम डिजिट्स आ रही है तो वो कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अलग अलग आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग भी बोल सकते हैं और नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए मैं एग्जांपल जैसे मान लो बता सकता हूँ आपको, जैसे मान लो कि 1/3, 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.333 आता ही जाएगा। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। बार का मतलब जो नंबर बार बार आता है उसके लिए हम बार यूज कर सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल जैसे 0.12573 11 12 3 2 9 8, मतलब हमें ये भी पता नहीं हो कि अब आगे डिजिट्स कौन सा आएगा। पॉइंट के बाद चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और ये पता नहीं हो कि क्या आएगा। ठीक है, रिपीटेड नहीं आए। और अब आप ये भी बोल सकते हो कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले डेसिमल है ना, वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर, सॉरी वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया ये कि जो पॉइंट के बाद में चलते ही जाए और पता नहीं आगे क्या आएगा, ठीक है, रिपीटेड नहीं आए, तो फिर वो क्या होगा, कौन से होंगे, इरेशनली तो होंगे। जैसे रूट वाले नंबर भी हो सकते हैं, यहाँ पे अपन ये भी लिख सकते हैं √2 √3, ठीक है, पाई। तो ये जो नंबर है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और उन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, अगर आपको ऐसे पूछे कोई इरेशनल, तो इरेशनल के अंदर सॉरी ये कौन से होंगे, इरेशनल। और अगर आपको ये बोले कि रेशनल कौन से होंगे, तो रेशनल में कौन से आएंगे, हम रिपीटिंग वाले भी ले सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी ले सकते हैं, और टर्मिनेटिंग तो वैसे भी ले सकते हैं क्योंकि तो पॉइंट के बाद कंप्लीट हो गए, वो पॉइंट के बाद सेम चल रहे हैं, तो फिर ये कौन से होंगे, रेशनल। ये पहले मैंने आपको बता दिया था। रेशनल नंबर मतलब पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट आए या रूट का नंबर जिसका वैल्यू नहीं निकले, वो इरेशनल। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल वो क्या होते हैं, रेशनल। लेकिन ये तो हम तब बता सकते हैं जब कोई भी नंबर आए, कोई भी फ्रैक्शन का नंबर आए और उसमें हम डिनोमिनेटर का डिवाइड दें, और डिवाइड देने के बाद में हमें पता चलेगा
कि अगर वो पॉइंट के बाद खत्म हो गया तो हम बोल देंगे टर्मिनेटिंग, पॉइंट के बाद में रिपीटेड चल रहा है तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और पॉइंट के बाद में अलग अलग डिजिट्स आ रही है तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब आपको वो तरीका समझना है जिसमें आप बिना डिवाइड दिए ओनली डेनोमिनेटर को देखने मात्र से, उसके फैक्टर करने मात्र से आप पहले ये पता लगा सकें कि ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं। अब हम वो तरीका देखेंगे जिसमें हम डायरेक्ट पता लगाएंगे, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप ये एक बार नोट करें, फिर उसके बाद में देखते हैं आगे। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको अभी दूसरे तरीके से भी पता चलेगा, जो सिंपल तरीका है। ज़्यादा आपको डिवाइड नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड देने में आपको बड़े बड़े नंबर आएंगे, क्योंकि छोटे नंबर का तो आप डिवाइड दे सकते हो, जब बड़ा नंबर आएगा उस टाइम पे आपको ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सोल्व करना, डिवाइड देना। तो देखो, टर्मिनेटिंग कोई भी डेसिमल होगा और नॉन टर्मिनेटिंग कोई भी डेसिमल होगा, तो उसमें एक खास बात रहेगी। और खास बात क्या रहेगी, जो उसका डिनोमिनेटर होगा, मतलब कोई भी नंबर होगा तो फ्रैक्शन में होगा, उसमें डिनोमिनेटर जो होगा, अगर उसके डिनोमिनेटर के हम फैक्टर करते हैं, उसके फैक्टर में अगर 2 और 5 आ रहा है, ओनली 2 भी हो सकता है, ओनली 5 भी हो सकता है, और 2 और 5 दोनों साथ भी हो सकते हैं। अगर ये आता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और इसके अलावा कुछ और आ गया गलती से, 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर की फैक्टर करें और 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया, हो सकता है 3, 7 कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जिससे मैं आपको समझाता हूं, यहां पहले मैं लिख देता हूं, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। m और n मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वो 2 की पावर कितनी भी हो सकती है, तो यहाँ m ले लिया और यहाँ n, और 5 की पावर भी कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n है तो वो टर्मिनेटिंग, और नहीं है फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, तो फिर वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, 1/20 इधर, और एक एग्जाम्पल इधर लिया 1/30। कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा अभी। एक तरीका तो ये है कि आप 1 में 20 का डिवाइड दो, तो 0 पॉइंट लगाते, यहाँ कितना हो जाएगा 10, 1 का 10 हो जाएगा, फिर भी नहीं जा रहा 20 का, तो फिर यहाँ 0 दोनों जगह 7 लगाएंगे। अब 100 में जाएगा 20 का डिवाइड कितने टाइम, 5 टाइम, तो पॉइंट के बाद में खत्म हो गया तो हम बोलेंगे ये कौन सा डेसिमल है, इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन जो तरीका मैंने अभी बताया इससे हम देखेंगे तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो एक छोटा नंबर है। बड़े नंबर आएंगे जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा, उसमें आप डिवाइड, जैसे यहाँ तो 20 की टेबल आप बोल सकते हो, मान लो यहाँ पे ऐसे आ जाए 2325, फिर उसकी टेबल थोड़ा ना बोलोगे, वहाँ पे आपको इस तरीके का पैटर्न यूज करना पड़ेगा। तो मैं वो आपको यहाँ समझा रहा हूँ ताकि आपको फील हो सके ये चीज़। जैसे मान लो कि यहाँ पे है 20, अब 20 के फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 2 का डिवाइड जाएगा 10 आएगा, फिर 2 का जाएगा 5, और फिर 5 का जाएगा 1। देखो इसमें क्या आ रहा है, 20 में क्या आ रहा है फैक्टर में, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो डायरेक्ट ही हम क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज 2 की इज फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देन 1/20 इज टर्मिनेटिंग।
डेसिमल। क्यों? क्योंकि इसके जो डेनोमिनेटर है ना, डेनोमिनेटर कितना है 20, उसके फैक्टर में क्या आ रहा है 2 और 5, वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म का होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ है नहीं। 2 की पावर कितनी भी हो सकती है, 5 की पावर भी कितनी हो सकती है, यहाँ 1, 2 की पावर कितनी है 2, मतलब m की जगह 2 और n की जगह 1, वो कोई उससे कोई मतलब नहीं है। बस 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, या तो ओनली 2 भी हो सकता है, ओनली 5 भी हो सकता है, या फिर 2 और 5, इसके अलावा कुछ और होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो मैं यहाँ से आपको समझा भी दूंगा अभी। जैसे मैं 1 में 30 का डिवाइड दूंगा तो 0 पॉइंट पहले 10 होगा, अब 10 में 30 का नहीं जाता, फिर 0 यहाँ और 0 यहाँ। 100 में 30 का डिवाइड देंगे तो 3 टाइम, ठीक है, और बचेगा कितना 10, क्योंकि 30 3 90 और 10 बच रहा है, पॉइंट लगा हुआ, फिर 0 लगाएंगे। 100 में फिर 3 टाइम, फिर 10 बचेगा, फिर 100 जाएगा, फिर 3 टाइम, और 3 3 3 ऐसे आता ही रहेगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.03 के ऊपर बार। अब आप ध्यान से देखो तो पॉइंट के बाद चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। हम 2 की पावर m और 5 की पावर n से इतना ही बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। ये नहीं बता सकते कि नॉन टर्मिनेटिंग में मतलब रिपीटिंग वाला होगा या नॉन रिपीटिंग वाला, वो अपन डिवाइड देने के बाद ही पता लगा सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन पूछेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर फैक्टर जो है डेनोमिनेटर के उसमें 2 और 5 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे डिवाइड नहीं देना है, वो तो मैं आपको यहाँ पे फील कराने के लिए डिवाइड देके बता रहा हूँ। देखो आपने डिवाइड दिया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आया। अब मैं आपको फैक्टर करके दिखाता हूँ। ये 30 और हम 2 का डिवाइड देते हैं, 2 का डिवाइड देंगे तो 15, फिर 3 का देंगे 5, फिर 5 का 1, तो 30 को मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर कितनी 1, 3 की पावर कितनी 1, और 5 की पावर भी कितनी 1। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा भी आ रहा है, और वो क्या आ रहा है 3। ओनली 2 और 5 आना चाहिए, या फिर ओनली 2 भी हो सकता है, ओनली 5 भी, या फिर दोनों। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको जैसे ही दिखता है आप तुरंत क्या बोलोगे, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या लिखोगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिकॉज, कारण क्या लिखोगे, यहां लिख देता हूं, बिकॉज फैक्टर ऑफ डेनोमिनेटर इज नॉट 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, वो आप नीचे लिख ले रहे हैं इसको कंप्लीट। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि इसके जो डेनोमिनेटर के फैक्टर है ना वो क्या नहीं है 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है। तो आपको कंप्लीट ये समझ में आया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से करा देता हूं और उसमें हम देखते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल कुछ करा दिए हैं, और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। हालांकि आपको मैंने अभी बता दिया पूरा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसमें चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे रखा है 13/3125। अब आप देख लो, इसको आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना हो तो एक तरीका तो ये है कि आप 13 में 3125 का डिवाइड दो, उसके बाद में पता चलेगा कि पॉइंट के बाद में रिपीट हो रहा है, मतलब पॉइंट के बाद में मतलब खत्म हो रही है डिजिट्स, या फिर चलते जा रही है, चलते जा रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म हो रही है तो टर्मिनेटिंग। तो डिवाइड दोगे तो आपको फिर टेबल आनी चाहिए 3125 की, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तरीका बनाया गया है कि डेनोमीटर के फैक्टर करो, उसमें 2 और 5 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, उसके अलावा कुछ और आए तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो फैक्टर करते हैं 3125। देखो इसमें 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, 3 का देते हैं तो 3 का भी नहीं जाएगा, तो फिर 5 का जाएगा यहाँ से। तो 5 का डिवाइड पहले 6 टाइम, फिर यहाँ 1 तो 2 टाइम, फिर 2 मतलब 5 टाइम, फिर 5 का देते हैं 1 2 5। ठीक है, और फिर देते हैं 5 का तो 25 आएगा, फिर 5 का देते हैं तो 5 आएगा, फिर 5 का देते हैं तो 1 आएगा।
अब आप ध्यान से देखो तो 3125 इक्वल टू कितना है, 5 की पावर 1 2 3 4 5। अब मैं क्या लिखूंगा, इसके जो डेनोमिनेटर है उसके फैक्टर में ओनली क्या आया 5, तो ओनली 5 आए या ओनली 2 आए या दोनों आए, तो वो क्या होता था टर्मिनेटिंग। लेकिन इसके अलावा कुछ और आ गया तो वो हमेशा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज फैक्टर ऑफ डेनोमिनेटर इज 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, अच्छा 2 की पावर m तो है ही नहीं, तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता इसको 5 की पावर 5 को ये नहीं लिख सकता 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। दुनिया में किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, उसका वैल्यू कितना होता है 1 को 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करो तो यही तो आएगा। तो यहाँ पे भी 2 तो अवेलेबल है एक। और वैसे तो आप डायरेक्ट ये याद रखो, ओनली 2 आएगा तो भी टर्मिनेटिंग, डेनोमीटर के फैक्टर में ओनली 5 आएगा तो भी टर्मिनेटिंग, दोनों साथ आएंगे तो भी टर्मिनेटिंग। इसके अलावा कुछ भी हो वो हमेशा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे इतना विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये आपका गलत भी नहीं होगा। अब लास्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन ये है कि आपको फ्रैक्शन देगा और उसको कंप्लीट आपको डिवाइड देके लिखना है पॉइंट में आंसर की क्या आएगा। जैसे मान लो कि यही है अभी, ठीक है, ये आ गया 13/3125। अब आपको बोल रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन करो। इसका मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि 13 में 3125 का डिवाइड देंगे तो कितना आंसर आएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप 13 में 3125 का डिवाइड दो, तो वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया ये, क्योंकि आपको टेबल ही याद नहीं है। तो आपको क्या, मेरे को भी अभी सोचना पड़ेगा 3125 की टेबल बोलने के लिए, जोड़ जोड़ के लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि अपन तो एक तरीका ढूंढेंगे जिसे हम डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन, जिससे हम डायरेक्ट हम सोल्व करेंगे और पता चल जाएगा कि ये आंसर आएगा डिवाइड देने पे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जिसका मैं डेसिमल एक्सपेंशन करूंगा, फाइंड डेसिमल, और ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सपेंशन ऑफ 17/8। और हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, डेसिमल एक्सपेंशन उन्हीं मतलब नंबर्स का होगा, उन्हीं फ्रैक्शन का होगा जो टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग का कभी डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। तो ये पहली चीज तो ये है कि 17/8 देखते हैं टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 के फैक्टर, 2 का डिवाइड 4 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 2 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 1 टाइम, और 8 इक्वल टू कितना है 2 की पावर 3। तो अब आपको पता चल गया होगा इसमें ओनली 2 आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में ओनली क्या आ रहा है 2, ओनली 2 आए, ओनली 5 आए या दोनों आए तो वो टर्मिनेटिंग। तो बिल्कुल जो 17/8 है वो क्या है, इज टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का है ये। अब टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करना है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन। और डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे, जैसे 17/8 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो आपने डेसिमल एक्सपेंशन में एक चीज ध्यान रखना, डेनोमिनेटर के फैक्टर करने होंगे। अगर आपको पहले से ही पता है ना कि ये टर्मिनेटिंग है तो भी आप पहले फैक्टर करोगे, क्योंकि फैक्टर काम में आएंगे। जैसे अभी 8 के फैक्टर किए तो क्या आया 2 की पावर 3, वो फैक्टर यहाँ पे चुपचाप लिख दो नीचे, 17/2 की पावर 3। अब यहां पर क्या करना है, आपको 2 और 5 लेके आना है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग होगा तो उसमें 2 और 5 भी रहेंगे, या ओनली 2 रहेगा या ओनली 5 रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, दोनों बनाने हैं यहाँ पर। अगर दोनों है तो ये देखना है कि दोनों की पावर कितनी है, क्योंकि दोनों की पावर भी सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है, तो फिर 2 की पावर तो 2 ही है और 5 की पावर कितनी 3, तो हम फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2 की पावर भी 3 बनाएंगे। मतलब दोनों की पावर सेम बनानी है नीचे,
लेकिन यहाँ तो है ही एक ही, जब एक ही है तो दूसरा पूरा ही लिख दो कंप्लीट, क्योंकि यहाँ 2 की पावर कितनी 3, तो मैं यहाँ ऐसे लिख दूंगा 5 की पावर 3, लेकिन ऐसे थोड़ी लिख दूंगा, जो नंबर आप डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो वही नंबर आप न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो इससे कैंसिल है, तो यही तो बचा फिर वापस। कुल मिला के ध्यान क्या रखना है, 2 और 5 दोनों होने चाहिए नीचे, अगर नहीं है एक ही है तो फिर दूसरे वाले को उतनी पावर लगा के मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 थी तो मैं यहाँ पे 5 नहीं था तो 5 की पावर 3 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। मान लो यहाँ पे 5 की पावर 2 होता और 2 होता ही नहीं यहाँ पर, तो मैं फिर 2 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता। मतलब आपको यही ध्यान रखना है 2 और 5 दोनों होने चाहिए और दोनों की पावर भी सेम होनी चाहिए, जिस जिसकी कमी है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3 नीचे डिनोमिनेटर के फैक्टर, अब आपको देखना है 2 भी है 5 भी है दोनों ही है, लेकिन 5 की पावर तो 3 है और 2 की पावर 1 है, ज़्यादा किसकी है 5 की, तो जिसकी कम है उसको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 ऊपर भी और नीचे भी 2 की पावर 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करो नीचे, तो ये 2 की पावर 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, ये 2 की पावर कितना हो गया 3, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर 8 हो जाती है। ये a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है ना, तो 2 की पावर 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 5 की पावर 3, तो ये ऑटोमेटिक बन गया ना सेम, क्योंकि आपको करना क्या है 2 और 5 दोनों लेके आने हैं और जिसकी कमी है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ तो 5 था ही नहीं और फिर मैंने यहाँ पे 2 को देखा तो 2 की पावर 3 थी, तो फिर 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको करते हैं आगे, ऊपर तो सिंपली सोल्व कर देना है, 17 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब कितना होता है 125, और नीचे देखो, नीचे आपको ध्यान रखना है, देखो एक प्रॉपर्टी है मैं आपको बता ही देता हूँ, a की पावर m इंटू बी की पावर m, बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम होती है ना, तो उसको एक साथ भी लगा सकते हैं। मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a इंटू बी, दोनों मल्टीप्लाई में ना, उसकी एक साथ पावर m, क्योंकि यहाँ भी m था यहाँ भी m, तो हमने यहाँ पे यही तो किया है, ये इंटू करने के लिए ही तो किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 10 बन जाएगा, और 10 की पावर कितनी भी हो उसे हम सोल्व करने में आसानी रहती है। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टी उसकी पावर 3, तो फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 10 बनेगा, और ऊपर जो है वो है 17 मल्टीप्लाई 125, ठीक है। एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 125 मल्टीप्लाई 17, 5 3 7 और 8, फिर 5 2 1, यहाँ कितना आएगा 5 2 1 1 2 21 2 5, ठीक है। तो 21 2 5 तो ऊपर आ गया और नीचे 2 5 जा 10 और 10 की पावर 3, सिंपल। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखोगे आप तो ये कितना आएगा 2125 अपॉन 10 की पावर 3 को मैं 10 की पावर 3 को 1 के आगे 3 0 लगा सकता हूँ। अब जैसे इसको सोल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा 2.30 है ना, तो 3 से पहले पॉइंट 125, तो ये क्या हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आप ऐसे डिवाइड दोगे ना डायरेक्ट, हालांकि यहाँ तो ये इजी था, 17 में 8 का डिवाइड तो नॉर्मली हम दे सकते हैं, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 17 में 8 का डिवाइड दिया तो 2.125 ये आ जाएगा। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये भी तो टर्मिनेटिंग है, तो आपको यहाँ पे डिवाइड देना मुश्किल होगा, तो वहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे था नीचे इसके जो फैक्टर थे वो आए थे 5 की पावर 5, तो क्या करते फिर इसमें 13 अपॉन 5 की पावर 5, देखो अब की बार यहाँ पे 5 है तो फिर क्या नहीं है 2 नहीं है, तो सिंपल 2 की पावर 5 ऊपर 2 की पावर 5, और 5 क्यों लिए क्योंकि यहाँ पे 5 था। अब ऊपर तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5, आप खोल के देख लो ना कितना होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, और नीचे 5 2 जा 10, क्योंकि ये बेस अलग अलग पावर से है, मतलब एक साथ पावर लगा सकता हूँ ना 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितनी 5। अब 10 के आगे 1 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे 5 जीरो नीचे, और ऊपर 2 मल्टीप्लाई करने पे आएगा, उसमें 5 से पहले पॉइंट लगा देंगे, और वो इसका क्या हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। तो बोर्ड एग्जाम में डेसिमल एक्सपेंशन का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और मुझे इतना भी विश्वास है कि आपको ये कंप्लीट लेक्चर देखने पे पूरा अच्छे से पूरा चैप्टर का जो सार एक तरह से मतलब कंप्लीट जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है, आपको समझ में भी आ गया होगा। और अब जो आपके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा सेकंड चैप्टर का, जिसमें सेकंड चैप्टर का कंप्लीट जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन है वो मैं आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट कराऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये रिवीजन क्लास चैप्टर नंबर 1
अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि उनको भी इस चैप्टर से जो भी उनकी मतलब एक तरह से डाउट्स है वो क्लियर हो और एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। तो मैं आपको ऐसे ही अच्छी रिवीजन क्लास प्रत्येक चैप्टर की लाता रहूँगा, और प्रत्येक जितने भी टॉपिक हैं उन चैप्टर्स में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।